देख रहे हैं देवभूमि में, हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड में हाईकोर्ट का बड़ा आदेश। जहां हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज की है। एसआईटी की जांच से हाईकोर्ट पूरी तरह संतुष्ट है। आशुतोष नेगी के साथ अंकिता के परिजनों ने दाखिल की थी याचिका। जहां 18 और 19 सितंबर को गायब हुई थी अंकिता भंडारी। 24 सितंबर को चिल्ला बैराज से अंकिता भंडारी का शव मिला था। अंकिता हत्याकांड के तीनों आरोपी इस वक्त जेल में बंद हैं। पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को एसआईटी ने आरोपी बनाया है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग करने वाली याचिका को निरस्त कर दिया। साथ ही उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा कि एसआईटी सही जांच कर रही है। एसआईटी किसी भी वीआईपी को नहीं बचा रही है, इसलिए याचिका निरस्त की जाती है। मामले की सुनवाई वरिष्ठ न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा की एकल पीठ में हुई है। पूर्व में कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा था कि आपको एसआईटी की जांच पर क्या संदेह हो रहा है। जांच अधिकारी ने कोर्ट में बताया था कि अंकिता भंडारी के कमरे को गिराने से पहले सारी फोटोग्राफी की गई थी। मृतका अंकिता भंडारी के कमरे से एक बैग के अलावा कुछ नहीं मिला था। अंकिता की माता सोनी देवी और पिता बीरेंद्र सिंह भंडारी ने अपनी बेटी को न्याय दिलाने और दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने को लेकर याचिका में एक प्रार्थना पत्र भी दिया था। अंकिता के माता पिता ने कहा था कि एसआईटी इस मामले की जांच में लापरवाही कर रही है, इसलिए वह इस केस की जांच सीबीआई से कराने की मांग कर रहे थे। सरकार इस पूरे मामले में शुरुआत से ही किसी वीआईपी को बचाना चाह रही है। सबूत मिटाने के लिए रिजॉर्ट से लगी फैक्ट्री को भी जला दिया गया, जबकि वहां पर कई सबूत मिल सकते थे। कोर्ट ने जो है पिटीशन डिसमिस कर दी है और उनकी जो प्रेयर थी सीबीआई जांच के लिए उसको रिजेक्ट कर दिया है। और इसके इन एडिशन टू दिस जो कोर्ट ने ये कहा है कि साहब जो एसआईटी का काम है उसको काफ़ी कोर्ट ने सराहा है। और ये कहा कि बहुत सीनियर ऑफिसर जो है, इंडिपेंडेंट सीनियर ऑफिसर जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसलिए उसको कोई डाउट करने में कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। एंड दैट पार्ट इन द लास्ट कोर्ट ने ये कहा है कि साहब क्योंकि बहुत सेंसिटिव मैटर है, इसलिए सरकार से उन्होंने ये कहा है कि इसमें जिसमें क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्टाइज किसी लॉयर की हो उसको इसमें एंगेज करे। उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय बैकडोर भर्ती मामले में बर्खास्त किए गए 228 कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को प्रदर्शनकारियों को धरना स्थल से उठाने पहुंची पुलिस से कर्मचारियों की झड़प हो गई। पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को विधानसभा के बाहर धरना स्थल से उठाकर एकता विहार स्थित धरना स्थल भेज दिया है। वहीं विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे कर्मचारियों को जब पुलिस जबरन उठाने लगी तो इसका प्रदर्शनकारियों ने विरोध जताया। इस बीच उनकी पुलिस के साथ जबरदस्त झड़प भी हुई। वहीं इस दौरान 2 महिला कर्मी बेहोश हो गई। पुलिस ने दोनों महिलाओं को कोरोनेशन हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि विधानसभा सचिवालय में साल 2001 से 2021 तक की सभी नियुक्तियां एक ही पैटर्न पर की गई हैं। कोटिया कमेटी की महज 2 दिन की जांच के बाद 2016 के बाद नियुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति रद्द कर दी गई है और इससे पहले के कर्मचारियों को विधिक राय के नाम पर क्लीन चिट दे दी गई है। जबकि हाईकोर्ट में दिए अपने शपथ पत्र में विधानसभा अध्यक्ष ने भी बताया है कि राज्य निर्माण के बाद से अब तक की सभी नियुक्तियां अवैध हैं। यही पुकार, नहीं सहेंगे अत्याचार, हम सबकी यही पुकार। पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं थी और उन्होंने न्याय नहीं किया, इसलिए उन्हें वो डर रही है। अब पुलिस बुला रही है। अरे जब न्याय नौकरी देने वाले दोषी नहीं है तो नौकरी पाने वाले कहाँ हम बेरोजगार कहाँ के दोषी हो गए। इन्होंने नहीं, मैं बहुत छोटी थी, मैं तब से देखते आ रही थी विधानसभा की भर्ती ऐसी है, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये नियम गलत है। ये 10 साल बाद इनको याद आएगी कि अगर नौकरी करने वाले को 10-20 साल हो गए, इनको तब याद आती है कि ये गलत है और इनकी नौकरी तोड़ दो। ये कहाँ का न्याय है। मैं ये कह रही हूँ या तो हमारी नौकरी की बहाली हो या पूरा न्याय हो, पूरा या तो पूरी विधानसभा खाली हो। मेरा यही अनुरोध है और ये मेरी सीएम साहब से गुजारिश है, अगर मैडम को अगर पूरा न्याय देना तो हमारी कोई गलती नहीं है। हमें बताई नहीं कि प्रक्रिया क्या है और जो प्रक्रिया बनाई है ये विधानसभा की प्रक्रिया बनाई है, कानून बनता है।
कर लिया था, सबको छोड़ दिया, सबको निकाल दिया नौकरी से। कहाँ जाएंगे उनके बच्चे, कहाँ जाएंगी वो? मेरे कोई नहीं है, मेरी नौकरी नहीं है। जब भी मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ, लोग अपने लिए लड़ते हैं, मैं दूसरों के लिए लड़ने का तैयार हूँ, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। मुझे मरते नहीं डर लगता, लेकिन मैं अन्याय चाहती हूँ, अन्याय नहीं हो। यूके SSS की भर्ती परीक्षा पास कर चुके 2500 अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर। जहां सहायक अध्यापक समेत 8 भर्ती परीक्षाओं में नहीं मिली है कोई भी गड़बड़ी। रिटायर्ड IAS SS रावत की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी ने जांच पूरी की है। स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के बाद यूके SSS ने बैठाई थी जांच, जहां 8 परीक्षाओं में नकल या पेपर आउट होने के लिए पुख्ता सबूत नहीं मिले। जांच दल ने मेरिट में शामिल सभी अभ्यर्थियों का रिकॉर्ड जांचा है। कुछ मामलों को छोड़कर अभ्यर्थियों का एकेडमिक रिकॉर्ड ठीक पाया गया है। तो देखिए, जांच दल ने मेरिट में शामिल सभी अभ्यर्थियों का पिछला रिकॉर्ड की छानबीन की है और इस दौरान कुछ मामलों को छोड़कर अभ्यर्थियों का एकेडमिक रिकॉर्ड ठीक पाया गया है, जो कि एक बड़ी राहत की खबर है। यूके SSS की भर्ती परीक्षा पास कर चुके करीब 2500 अभ्यर्थियों के लिए ये राहत की बात है कि सहायक अध्यापक समेत 8 भर्ती परीक्षाओं में कोई गड़बड़ी फिलहाल नहीं मिली है। तो देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 8 भर्तियां जिनमें कोई विवाद नहीं है, उसको लेकर सरकार ने साफ किया है कि उन भर्तियों के परीक्षण के बाद कोई रास्ता निकाला जाएगा। तो देखिए, स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के बाद यूके SSS ने जांच बैठाई। 8 परीक्षाओं में नकल या पेपर आउट होने में के पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। जांच दल ने मेरिट में शामिल सभी अभ्यर्थियों का पिछला रिकॉर्ड भी जांचा है और कुछ मामलों को छोड़कर अभ्यर्थियों का एकेडमिक रिकॉर्ड पूरी तरीके से ठीक पाया गया है। तो देखिए, 8 भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी नहीं मिली है। कनिष्ठ सहायक, पुलिस रैंकर्स, वाहन चालक, अनुदेशक, साथ ही साथ मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, दूरसंचार, सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा और चयित, जहां कनिष्ठ सहायक, पुलिस रैंकर्स, तो ये वो 8 भर्ती परीक्षाएं हैं जिनमें गड़बड़ी नहीं मिली है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 8 भर्तियां जिनमें कोई विवाद नहीं है, उसको लेकर सरकार ने साफ किया है कि उन भर्तियों के परीक्षण के बाद कोई रास्ता निकाला जाएगा। अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग के बारे में न्यूज़ 1 इंडिया दिल्ली के संवाददाता पीयूष तिवारी के पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फिर कहा है कि मेहनत से पास हुए अभ्यर्थियों को सरकार निराश नहीं होने देगी। भर्तियों के परीक्षण के बाद कोई ना कोई हल निकल आए। देखिए, इस पर पूरा परीक्षण करवाया जा रहा है और किसी के साथ भी कोई अन्याय न हो, किसी प्रकार की कोई गलती न हो, सारे पहलुओं पर ध्यान दे रहे हैं। चूँकि जो पास हुए परीक्षार्थी अपने मेहनत से पास हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी चूँकि गड़बड़ियों की शिकायत भी बहुत बड़े पैमाने पर है, इसलिए दोनों का परीक्षण होने के बाद उसको आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड के नए सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने राजभवन में राज्यपाल गुरमीत सिंह ने शपथ दिलाई। राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट के शपथ ग्रहण के दौरान कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बता दें कि धामी सरकार ने वरिष्ठ पत्रकार योगेश भट्ट को राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है। योगेश भट्ट उत्तराखंड में विभिन्न समाचार पत्रों से जुड़े रहे हैं। योगेश भट्ट का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। इस दौरान सूचना आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम को मजबूत करने के लिए वे काम करेंगे। योगेश भट्ट उत्तराखंड में वरिष्ठ पत्रकार के रूप में काम करते रहे हैं। वे प्रदेश के कई प्रतिष्ठित अखबारों से जुड़े रहे और इस दौरान जन सरोकारों से जुड़े विषयों को उन्होंने उठाया है। योगेश भट्ट के राज्य सूचना आयुक्त बनने के बाद सरकार के इस फैसले पर पत्रकार में भी काफी खुशी है। देहरादून से अब खबर, जहां मुख्य सूचना आयुक्त अनिल चंद पुनेठा ने की है प्रेस कॉन्फ्रेंस। नवनियुक्त राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट का आयोग में स्वागत किया है। जनवरी से नवंबर तक 3960 अपील को सुना गया और इसी के साथ साथ 2631 से अपील का निस्तारण किया गया है। 43 सुनवाई में 5 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया है। पेंडेंसी को काफी हद तक कम करने में सफलता मिली है। कोरोना के चलते पेंडेंसी ज्यादा हुई है। 4000 से ज्यादा केस कोरोना काल में पेंडेंसी में आए हैं, लेकिन अब आयोग तेजी से केस की सुनवाई कर रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी राज्य सूचना आयुक्त मौजूद रहे। और जहां तक इस नई भूमिका का सवाल है, तो इसमें मेरा अपने सभी मीडिया के साथियों से
ये अपेक्षा है, अनुरोध है कि जिस तरीके से आपका प्यार सहयोग मुझे अपने साथ रहते हुए मिला है, इस नई भूमिका में भी मिलेगा, और सिर्फ मुझे को नहीं, पूरे कमीशन को मिलेगा। और जहाँ तक जिम्मेदारी का प्रश्न है, तो मेरा एक मानना है कि ये एक ऑटोनोमस बॉडी है। कोई भी आयोग सरकारें जब गठित करती हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई मंशा होती है, और सबसे बड़ी मंशा सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करने की, सुशासन लाने की, और फाइनली हर संस्था क्या है कि डेमोक्रेसी को मजबूत करने का उसका मुख्य उद्देश्य होता है। और मैं आप लोगों के बीच रह गया, अब क्योंकि अभी दूसरी भूमिका बदल गई, अभी टेबल के इधर आ गए, कल टेबल के उधर थे, तो वहाँ रहते हुए तो हम ये समझे हैं कि कहीं ना कहीं संस्थाओं में क्या होता है कि जो उसका मूल उद्देश्य होता है, धीरे धीरे वो अपने उद्देश्य से भटकती चली है। 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक देहरादून में 3 दिवसीय उत्तराखंड पुलिस वीक चलेगा, जहां पुलिस वीक की थीम उत्तराखंड पुलिस मंथन, चुनौती एवं समाधान रखी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पुलिस वीक की शुरुआत करेंगे। इस बार पुलिस वीक कार्यक्रम में 2 स्पेशल सेशन भी रखे गए हैं। एक पुलिस के अधिकारियों के अलावा जवानों के साथ भी मंथन, और दूसरा सेशन पब्लिक के लिए रखा गया है, जिसमें पब्लिक के सुझाव शामिल किए जाएंगे। पब्लिक की पुलिस से क्या अपेक्षा है, किस तरह की पुलिस पब्लिक के लिए होनी चाहिए, इन बातों पर मंथन होगा। 22, 23, 24 3 दिनांक में हमने समस्त पुलिस अधिकारियों के साथ जो है उत्तराखंड पुलिस मंथन, चुनौतियां एवं समाधान, इस थीम के अंतर्गत पुलिस वीक का आयोजन किया जा रहा है। इसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 22 तारीख को प्रातः 10 बजे किया जाएगा। और इस सेशन में, इस मंथन में हमारे बीच में एक सेशन में माननीय मुख्य सचिव महोदय और एक सेशन में ACS होम महोदय भी आएंगे। हमने 2 स्पेशल सेशन रखे हैं इस बार कि हम पुलिस अधिकारियों के साथ तो मंथन करेंगे ही, एक तो ये है कि हम अपने जवान लेवल तक सबके साथ मंथन करें, तो उसको वर्टिकल इंटरेक्शन सेशन का नाम दिया, वो पुलिस लाइन में होगा। और एक सेशन हमने पब्लिक के साथ भी रखा कि पब्लिक क्या चाहती है कि आने वाली पुलिस कैसी हो, भविष्य में पुलिस की क्या आवश्यकताएं हैं, क्या उनकी अपेक्षाएं हैं, और कैसे पुलिस का मॉडर्नाइजेशन हो, और क्या चुनौतियाँ हैं, कैसे पुलिस पब्लिक की ओर से क्या सुझाव हैं। तो एक सेशन ये भी हमने दिया है, पुलिस लाइन में होगा ये 22 तारीख को 3 बजे से 5:30 बजे तक। उत्तराखंड में 14 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर राज्य सरकार की सौर ऊर्जा नीति सूर्यदेव की उपासना के दिन आने जा रही है। इसके साथ ही इस नीति से रोजगार को जोड़कर और निवेशकों को भी आकर्षित करने की योजना राज्य सरकार ने तय की है। सचिव ऊर्जा और मीनाक्षी सुंदरम ने बताया है कि इसके साथ ही राज्य सरकार राज्य के 1000 गांव को भी सोलर विलेज बनाने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार सभी 13 जिलों की अलग अलग तहसीलों की ऐसी ग्राम सभा का चयन करेगी जहां सूर्य की रोशनी का अधिक प्रभाव रहता है। हमारी जो सोलर पॉलिसी है ये बहुत डिटेल बना हुआ है इस बार, और सोलर पॉलिसी को हमने पोर्टल में भी डाल करके सजेशंस इनवाइट किए थे। इसके अलावा एक फॉर्मल स्टेक होल्डर कंसल्टेशन मीटिंग भी हमने किया था। हमारे पास कई प्रकार के सुझाव भी आए हैं, तो उन सुझावों को भी हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं, और जो भी हमें सम्मिलित होने योग्य हो उसको सम्मिलित भी किया जाएगा। और उसके बाद परामर्शी युवाओं का ओपिनियन लेते हुए नेक्स्ट कैबिनेट में इस सोलर पॉलिसी को लाया जाएगा। अब एक बार ये ओके हो जाएगा, फिर उसके बाद सोलर पॉलिसी की जो लॉन्चिंग होगी वो 14 जनवरी को, जब सूरज का दक्षिण से उत्तर में ट्रांसिट होने का जो दिन है, उस दिन यहाँ पर धार्मिक आयोजन भी होते हैं माघ मेले के रूप में, उत्तरायणी मेले के रूप में। उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा लॉन्च की जाएगी। इसके तहत हम लोग 1000 सोलर गांव बनाने वाले हैं। हमने एक 2000 मेगावाट का टारगेट रखा है। हालांकि हमारे पास जो सुझाव आए हैं उसमें यह है कि 2000 मेगावाट भी आपने कम टारगेट रखा है, इससे भी ज़्यादा टारगेट आपको रखना चाहिए, उसको भी हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं। इसके तहत उरेडा और UJVNL दोनों का रोल बड़ा क्रूशियल होगा। जो सोलर परियोजनाओं की अलॉटमेंट की जो प्रक्रिया है उसमें भी काफ़ी सरलीकरण हम लोग करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो इसमें इंटरेस्ट हो जाए। आवेदन नहीं, इसमें जिलाधिकारियों की इनपुट भी ले ली जाएगी। इसके अलावा जो विभाग है, विभाग की इनपुट भी ले ली जाएगी। कौन से गांव में जो है सनलाइट का जो डे लेंथ में सबसे ज़्यादा लेंथ में सनलाइट प्राप्त होता है, उसके अकॉर्डिंगली चयन की जाएगी। हमारी
रुड़की के मंगलौर में केवल कन्या पाठशाला इंटर कॉलेज में मां सरस्वती मूर्ति स्थापना दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि हरिद्वार जिले में जल्द ही मेडिकल कॉलेज बनाया जा रहा है, जिसमें 100 से अधिक बच्चे MBBS की पढ़ाई कर सकेंगे। इस मेडिकल कॉलेज के बनने के बाद प्रदेश में डॉक्टर की कमी को भी पूरा किया जा सकेगा। कपूर साहब जो है यहाँ पे लगभग 2200 गरीब लड़कियों को जो है अपने स्कूल में पढ़ाते हैं और आज उन्होंने निःशुल्क यहाँ पे स्वास्थ्य शिविर भी लगा रखा है सरकार की तरफ से। अब प्रत्येक व्यक्ति की हेल्थ आईडी बनाई जाएगी जिसका नाम आभा रखा गया है और ये हेल्थ आईडी सबकी निःशुल्क बनेगी। 1,25,00,000 लोगों की हेल्थ आईडी बनाई जाएगी और जब हेल्थ आईडी बन जाएगी तो कोई भी बच्चे का जो है उसका स्वास्थ्य कैरियर उस हेल्थ आईडी में रहेगा। जो मेडिकल कॉलेज हरिद्वार बन रहा है उसकी रिव्यू बैठक कर रहा हूँ और मैं ये कह सकता हूँ कि 2 साल में हरिद्वार में MBBS की 100 सीटें जो है यहाँ भी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। डॉक्टरों की कमी हमारे प्रदेश में बिल्कुल। रोड एक्सीडेंट के मामलों में अब तक पुलिस की भूमिका सिर्फ FIR दर्ज करने तक ही सीमित रहती है। एक्सीडेंट का कारण आमतौर पर ड्राइवर की गलती मान लिया जाता है। मजिस्ट्रेट जांच होती है लेकिन वह भी साइंटिफिक तरीके से नहीं होती। लेकिन अब रोड एक्सीडेंट का साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस के दावे पर यकीन करें तो अब ऐसा संभव हो पाएगा। ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए क्रैश इन्वेस्टिगेशन सेल का गठन किया है। एक क्रैश इन्वेस्टिगेशन सेल तैयार की है। ये ऐसी सेल्स एडवांस कंट्रीज में यूरोप और USA जैसे देशों में अवेलेबल है। इस सेल के गठन से ये फायदा होगा कि ईच एंड एवरी जो एक्सीडेंट हो रहा है उस पे हमारी नजर रखी जाएगी और इसको हम कहीं ना कहीं FIR से लिंक ना करते हुए जो 112 हमारे जो हेल्पलाइन है उस पे जो सूचनाएं आ रही है उससे इस टीम को हम लोग कनेक्ट करेंगे। अब इस टीम में लगभग 8 लोग होंगे। इस टीम में अगर हम लोगों का विवरण देखें तो इसमें ये नेतृत्व वो व्यक्ति कर रहा है जो फॉरेंसिक लैब में अच्छे खासे समय तक रहा है, सोशल मीडिया सेल से हो या IT सेल से हो, फिर उसके बाद जो क्राइम सेल है हमारी उसमें से अलग अलग जगह से पुल करके इसमें लोग हमने नियुक्त किया है। अल्मोड़ा शहर में तहसील को वापस लाने के लिए पिछले 1.5 महीने से चल रहे आंदोलन में जिला प्रशासन द्वारा सकारात्मक परिणाम नहीं मिलने के कारण बुधवार को व्यापार मंडल सहित विभिन्न संगठनों के लोगों ने जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया और मांग की है कि तत्काल तहसील को मल्ला महल में स्थापित किया जाए। अगर समय रहते हुए जिला प्रशासन कार्रवाई नहीं करता तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। और व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी, हमारा जो तहसील को वापस मल्ला महल में स्थापित करने को लेकर 1.5 महीने से हम लगातार आंदोलन कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो हमारी ऐतिहासिक तहसील है जो 1817 से हमारे कलेक्ट्रेट में स्थापित थी, पुराने कलेक्ट्रेट में, वो वापस मल्ला महल में स्थापित किया जाए। हमने इस संदर्भ में माननीय जिला प्रभारी मंत्री से भी, मुख्यमंत्री जी से भी वार्ता की थी और उनको समस्त अल्मोड़ा की जनता के हस्ताक्षर और अल्मोड़ा से लगती हुई जितनी हमारी ग्राम सभाएं हैं, इनके ग्राम प्रधान, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य सभी के हस्ताक्षरों की समर्थन पत्र की कॉपी दी थी। इसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा हमसे कहा गया था मैं शीघ्र ही बैठक करूंगी, लेकिन 26 नवंबर की जो बैठक थी उन्होंने पता नहीं किस कारणवश हम जनप्रतिनिधियों को दरकिनार। खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने खाद्य विभाग को लेकर विभागीय अधिकारियों और सभी जिलों के जिला पूर्ति अधिकारियों के साथ बैठक की। मंत्री ने बैठक में विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों से जानकारी ली। अधिकारियों ने अपात्र को ना, पात्र को हाँ, अंत्योदय परिवारों को मिल रहे 3 गैस सिलेंडर, बायोमेट्रिक व ऑनलाइन माध्यम के जरिए बांटे जा रहे राशन, धान खरीद केंद्रों में धान की आपूर्ति के बारे में विभागीय मंत्री को जानकारी दी। इस दौरान मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए। साथ ही 31 दिसंबर तक सभी जिला पूर्ति अधिकारियों को पात्र लोगों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। आज खाद्य विभाग की बैठक ली गई है जिसमें खाद्य विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा की गई है, जिसमें एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अभियान था अपात्र को ना और पात्र को हाँ, जिसके अंतर्गत यह समीक्षा के दौरान में महसूस हुआ कि जितने कार्ड सरेंडर हुए उसके सापेक्ष लगभग
90% कार्ड जो है वो अलॉट कर दिए गए हैं और जो शेष कार्ड यदि अलॉट नहीं हो पाए तो उसके कारणों को जाना गया है। कहीं पर ऑनलाइन होने में देर बताई गई है, कहीं पर पात्र न मिलने की बात भी कही गई है। खासकर शहरी क्षेत्रों में जो अंत्योदय के कार्ड धारक हैं उनको लेकर जो है अभी स्पष्ट रिपोर्ट जो है वो नहीं आ पाई है, तो उसको लेकर विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि आप जो है उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द मंगवाते हुए जो शेष हमारे कार्ड धारक रह गए हैं अलॉट करने, उनको अलॉट कर दिया जाए ताकि जो है हमारे कार्ड धारकों को जो है समय पर राशन मिल सके, उनको किसी भी प्रकार से राशन लेने में असुविधा ना होने पाए। उसके सख्त निर्देश जो है दे दिए गए हैं और इसकी समय सीमा जो है वो 31 दिसंबर तक दे दी गई है कि 31 दिसंबर तक आप ऑनलाइन करने से लेकर, खुली बैठक करने से लेकर, सम्मानित जनप्रतिनिधियों से वार्ता करने से लेकर सभी जो उसकी प्रोसीजर है उसको पूर्ण करते हुए 100% जो है सरेंडर कार्ड को अलॉट करने का काम। केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की शीतकाल में सुरक्षा के लिए आईटीबीपी की प्लाटून तैनात कर दी गई है। केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के आदेश पर आईटीबीपी को मंदिर की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष राजेंद्र अजय ने बताया कि केदारनाथ बद्रीनाथ के कपाट बंद होने के बाद मंदिर की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम के लिए गृह मंत्रालय को पत्र भेजा गया था, जिसके बाद दोनों धामों के कपाट बंद होने के बाद वहां आईटीबीपी की तैनाती की गई है। वर्ष हमने स्वर्ण मंडित करा दिया था। तो बद्रीनाथ धाम है, केदारनाथ धाम है, दोनों धामों में मास्टर प्लान के तहत में निर्माण कार्य चल रहे हैं और जब कपाट बंद हो चुके हैं वर्तमान में शीतकाल में भी वहाँ पर बड़ी संख्या में मजदूर इत्यादि लोग वहाँ पर रह रहे हैं। तो क्योंकि बद्रीनाथ धाम में भी जो गर्भगृह है वो स्वर्ण मंडित है पूर्व से ही, तो इस लिहाज से सुरक्षा की वहाँ पर बहुत आवश्यकता थी। मैं प्रदेश सरकार का भी और केंद्र सरकार का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारी जो मांग थी उस पर गंभीरता से लिया और वहाँ पर आईटीबीपी की जो जवान हैं उनकी तैनाती कर दी है। केदारनाथ धाम में पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। कानपुर से चुनाव हारकर सहारनपुर से सांसद का चुनाव लड़ने का ख्वाब पाल बैठे चैंपियन अब दून पुलिस के साथ उलझकर विवादों में आ घिरे हैं। जहां पूर्व विधायक चैंपियन को देर रात पुलिस की चेकिंग नागवार गुजरी और पुलिस पर अपने बेटे के साथ चेकिंग के दौरान अभद्रता का आरोप लगाते हुए इंस्पेक्टर डालनावाला नंद किशोर भट्ट को नशे में बताते हुए इंस्पेक्टर के मेडिकल कराने की मांग करने लगे। वीडियो को देखें तो वो अपने मेडिकल कराने व खुद के नशे में नहीं होने की बात कह रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि विधायक के साथ मौजूद गनर, हालांकि ये अभी साफ नहीं हो पाया है कि वो इनके बेटे दिव्य प्रताप सिंह को मिला हुआ या पूर्व विधायक के साथ सुरक्षा में तैनात है। वो भी वीडियो में किस प्रकार अपने सीनियर इंस्पेक्टर व दारोगा से बात कर रहा है। पूर्व विधायक चैंपियन वीडियो में पुलिस पर आरोप अभद्रता का लगा रहे हैं, लेकिन ये साफ नहीं हो पाया है कि अभद्रता किसने और कैसे उनके बेटे के साथ की है। वीडियो में चैंपियन का बेटा दिव्य प्रताप इंस्पेक्टर डालनवाला को नसीहत देते दिख रहे हैं कि वर्दी कैसे पहनी जाती है और कैप कैसे लगाई जाती है। अभी तक मामले में दून पुलिस का पक्ष नहीं मिल सका है। पेट पे हाथ मारता है, ऐसे पेट पे हाथ मार के हवा निकलती, देख लो सुन के। मैंने भी रखी है, एक सबूत तो हो जाएगा ना। आपके पास मशीन तो होती है ना, वो एल्कोहल मीटर क्या बोलते हैं उसको, एल्कोमीटर यहाँ नहीं रखते आप? फिर कहाँ रखते हैं? नेहरू कॉलोनी पुलिस स्टेशन में तो थी। मैंने बोला था उन्हें, एक बार इंसिडेंट हुआ था मेरा पास में, मेरा एकदम लिया था उन्होंने, लाए थे और जीरो ही निकला था। मेरे आज भी वीडियो उस चीज का, क्योंकि ये सामने वाला बंदा बोल रहा था विधायक का बेटा है, इसको पुलिस बचा रही है। मैंने ऐसा नहीं है, फूक मरवाओ, और मैं पीता नहीं, मेरा ब्लड टेस्ट करा लें, कुछ करा लें, निकल नहीं सकता। यू मस्ट बी हैविंग इट, एवरी पुलिस स्टेशन हैज गॉट इट, इट इज वेरी स्मॉल एंटिटी। आपके यहाँ भी तो होगा वो, तो लाओ मंगवाओ, तो हम भी देख लें कैसा हो। आपने मुझे क्या बताया, बताइए। गाली दी उन्होंने आपको? आपने क्या कहा बताइए, मुझे सिखाएगा तू? बताओ सर। अरे तुम इंस्पेक्टर साहब को बोलो कि दीवान यार। अरे तो एक चीज बताओ रवि प्रसाद जी, अंधेरे में खड़े हो, ये सितारे दिख तो रहे नहीं है, और इंस्पेक्टर का कर्तव्य होता है पी कैप लगाना, इनके लिए कहा होगा, इनके लिए। और उन्होंने एकदम इसके उत्तराखंड से विदेश जाने वाले लोगों के लिए विदेश मंत्रालय का विशेष दफ्तर राजधानी देहरादून में खुलने जा रहा है। दरअसल राज्य सरकार ने विदेश मंत्रालय से संपर्क कर पत्र लिखा था कि ऐसे कामगार और स्किल्ड लेबर जो विदेश जाते हैं उसको कई बार विदेश में चल रही आने जाने, रुकने, ठहरने के प्रोटोकॉल की जानकारी नहीं होती। इस वजह से ऐसे लोग प्राइवेट ट्रैवल एजेंट के चक्कर में फंसकर कई बार
ठगी का शिकार भी हो जाते हैं। प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स का कार्यालय काफ़ी राज्यों में है, उत्तराखंड राज्य में भी नहीं था। इसके लिए शासन की ओर से एक प्रस्ताव भेजा गया था MEA को। MEA ने उसमें विलिंगनेस जताई है। प्रोटेक्टर ऑफ इमिग्रेंट्स का कार्यालय अगर यहाँ पर खुलता है तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ से बाहर जाता है, इमिग्रेट करता है, उसके संबंध में क्या नियम हैं, क्या अभिलेखों की आवश्यकता है, उसको पूर्ण गाइडेंस देना और फॉर्म्स का फिलअप करना उसके लिए सुविधाजनक हो जाएगा। हम लोग अभी देहरादून में इसके लिए ज़मीन या कोई कार्यालय भवन के चिन्हीकरण की कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई पूर्ण होते ही POE का कार्यालय खोलने की कार्रवाई आगे की जाएगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।